सभी को नमस्कार। तो बच्चों, एक नया पाठ समझने के लिए हैं आप तैयार? तो चलिए आज करते हैं कुछ विशेष बात, और वह है सफेद रात। सफेद और रात, ये कैसे हो सकता है? रात तो काली होती है, अंधियारी होती है, फिर सफेद रात कैसे? यही तो है विशेष बात बच्चों, जिसके बारे में हमें बताने वाले हैं कवि आलोक धनवा जी। तो चलिए ऐसा करते हैं, पहले हम कवि के बारे में ही बात कर लेते हैं। हम जानते हैं आलोक धनवा जी के विषय में, तो उनका कवि परिचय जानने के लिए ये तो हमें समझना होगा ना कि कवि का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ। तो उनका जन्म हुआ 2 जुलाई 1948 को जिला मुंगेर, बिहार में। और अब हम ये देखते हैं कि कवि ने अपना लेखन कार्य कैसे किया, किस प्रकार की विशेषताएं उसमें आई। तो चलिए शुरू करें और देखते हैं हम कवि का लेखन क्षेत्र। आलोक को हिंदी साहित्य के उन कवियों में गिना जाता है जिन्होंने कविता को एक नई पहचान दी। उनकी कविताएं सामान्य व्यक्ति के जीवन से होकर गुजरती हैं, मतलब वे सामान्य व्यक्ति के जीवन से संबंधित बातों को ही अपनी रचनाओं में स्थान देते हैं। और इनकी पहली कविता 1972 में वाम पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह पत्रिका का नाम है जिसमें इनकी पहली कविता प्रकाशित हुई थी। और जमशेदपुर में अनेक अध्ययन मंडलियों के संचालन के साथ साथ कई राष्ट्रीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों में अतिथि व्याख्याता के रूप में ये भाग लेते रहे हैं। अतिथि व्याख्याता कौन होते हैं? गेस्ट टीचर कहते हैं ना जिन्हें आप, गेस्ट लेक्चरर, ये वही हैं। अतिथि व्याख्याता के रूप में ये भाग लेते रहे हैं। और आलोक धनवा जी ये स्वयं कहते हैं, मैं एक इत्तफाकन कवि हूँ। समाज और प्रकृति दोनों से कवियों को प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर आपने समझा, इन्होंने अपनी कविताओं में न केवल समाज को अपितु प्रकृति के विभिन्न उपादानों को भी स्थान दिया है। तो इसीलिए क्या कहा, समाज और प्रकृति दोनों से कवियों को प्रेरणा मिलती है। और अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं कौन सी हैं। इनका जो काव्य संग्रह है उसका नाम है दुनिया रोज बनती है। इसमें अनेक कविताओं को संग्रहित किया गया है और इन्हें अनेक पुरस्कार, सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं, जैसे पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान। तो आपने देखा इनकी रचनाएं इतनी अधिक लोगों को प्रभावित करती हैं कि उन्हें अनेक सम्मानों से नवाजा गया। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या हैं। समकालीन समाज की संवेदना से ओतप्रोत हैं इनकी रचनाएं, मतलब समाज में जैसा माहौल ये देखते थे उसी को अनुभव करके, अपने अनुभव के आधार पर उसी संवेदना को अपनी कविताओं में उड़ेल देते थे। 7वें 8वें दशक के जन आंदोलनों से अत्यंत प्रभावित हुए और इसीलिए काव्य में समाज का यथार्थ चित्रण उभरता है। बच्चों, आपको पता होगा 7वें 8वें दशक में अनेक जन आंदोलन हुए थे, क्योंकि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था। 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का उदय हुआ था, और एक चिपको आंदोलन भी इसी दौरान शुरू हुआ था। तो अनेक आंदोलन इन्होंने अपने समय में देखे और उन्हीं का प्रभाव इनकी काव्य रचनाओं पर भी पड़ा। और राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव इनकी रचनाओं में मुख्य रूप से दिखाई देता है। भारतीय संस्कृति एवं समाज का अनूठा चित्रांकन भी हम देख सकते हैं। और भाग दौड़ की जिंदगी में उपेक्षित बाल मन को जांच परख कर बाल सुलभ चेष्टाओं एवं क्रियाकलापों का सजीव एवं मनोहारी चित्रण इन्होंने अपनी कविताओं के अंदर किया है। तो इस प्रकार हम यह देखते हैं कि
भारतीय संस्कृति समाज के विभिन्न पहलुओं को इन्होंने अपनी रचनाओं में उठाया। और इनकी भाषा शैली कैसी रही है? शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली में इन्होंने रचनाएं की, जिसमें हमें तत्सम, तद्भव, साधारण बोलचाल और विदेशी भाषाओं के अनेक शब्दों का प्रयोग भी देखने को मिलता है। कोमलकांत पदावली का भी इन्होंने सजीव चित्रण किया और प्रसाद गुण के साथ साथ माधुर्य गुण का भी समायोजना की गई है। यानी क्या मतलब हुआ? प्रसाद गुण वहां होता है बच्चों जहां हमें बात सीधे सीधे समझ में आ जाती है, लेकिन माधुर्य गुण जहां बातें सीधे दिल को छू जाती हैं। तो इनकी रचनाओं में ये दोनों विशेषताएं हैं, बात समझ में भी आसानी से आती है और साथ ही साथ हृदय स्पर्शी भी है। और इसमें हमें जो अलंकार दिखाई देते हैं वे है अनुप्रास, स्वर मैत्री, पद मैत्री, यमक, रूपक और मानवीकरण अलंकार। तो इस प्रकार अनेक अलंकारों से सजा हुआ इनका काव्य हमें प्राप्त होता है और उसी के ही दर्शन हम करेंगे सफेद रात कविता में। तो बच्चों आज की वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो जाए, इसलिए पूरी कविता तो हम यहाँ नहीं लेंगे, लेकिन मूल भाव क्या है यह मैं अवश्य समझाऊंगी, क्योंकि इस कविता में कवि शब्दों के साथ खूबसूरती से दृश्यों का ताना बाना बुनता हुआ चलता है। तारों वाली रात से शुरू होने वाला सफर गांव शहर होते हुए हमें कवि के मन के अंदर की यात्रा पर ले चलता है। मतलब क्या हुआ? कवि जंगल के अंदर एक रात को देख रहा है, मगर उस रात को देखते देखते वह अपनी यादों में खो जाता है और गांव शहर उन सबको याद करते करते वह अपने मन के अंदर के भावों को भी दर्शाने लगता है। और इस कविता में कवि गांव और शहर की तुलना भी करता है और तुलना करते हुए वह विस्थापन की त्रासदी की ओर संकेत करता है। विस्थापन की त्रासदी से क्या मतलब? कि जब एक स्थान से उजड़ करके मजबूरी में किसी दूसरे स्थान पर रहना पड़ता है तो उसमें कैसी विभीषिका होती है, कैसा भयानक रूप होता है, वह इन्होंने दर्शाया। रोजगार की तलाश, सुविधाओं का आकर्षण, अधिक धन पाने की लिप्सा लोगों को गांव से शहर की ओर ले जाती है। तो आप समझ पा रहे होंगे गांव से शहर तक जाने के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी हैं। उनमें एक तो है रोजगार की तलाश, सुविधाओं का आकर्षण और अधिक धन पाने की जो इच्छा होती है। उनकी वजह से लोग गांवों से शहरों की ओर जाते हैं, जहां से उनकी वापसी कभी भी संभव नहीं हो पाती, लेकिन मन में गांव की यादें सदैव बनी रहती हैं जो उन्हें कचोटती रहती हैं। इसके साथ ही साथ कवि बदलते परिवेश में संस्कृति के ह्रास पर भी चिंता व्यक्त करता है। शहर की विभिन्न समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना और साथ ही साथ उनके समाधान के लिए भी प्रेरित करना कविता का उद्देश्य है। तो बच्चों इस कविता को तो हम अगले वीडियो में जानेंगे, लेकिन आज का इस वीडियो समाप्त करने से पहले जल्दी से एक बार अभ्यास कार्य देखते हैं जो आपको स्वयं करना है। क्या करेंगे? एक तो कविता का मूल भाव या प्रतिपाद्य आप अपने शब्दों में लिखिए और साथ ही साथ अपने माता पिता से उनके गांव के बारे में बातचीत करिए एवं पता लगाइए कि उनके ग्रामीण व शहरी अनुभव क्या रहे हैं। तो फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।